यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। चाय पी लो वाली आंटी को जानते हो आप? हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, पापे खा लो, खरबूजा खा लो। चलिए, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन है ना, मतलब सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सच में बहुत अच्छे क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि लाइक सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको एलडीआर मार्क करेंगे क्योंकि लास्ट डे पे इसको रिवाइज करके जाएंगे तो सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, पापे खा लो। यस पीपल, तो अभी एक क्वेश्चन करेंगे। मुझे एक बात बताओ पहले, एक है ना, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, मुझे उसका आंसर करिएगा आप। मान लो अगर कोई प्रॉपर्टी है वो मैंने खरीदी इस साल में, और प्रॉपर्टी को मैंने खरीदा है फॉर एन एग्जांपल 1 अक्टूबर 2021 को। इस डेट को मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, मतलब बीबी ने ये प्रॉपर्टी खरीदी। किसने? मिस्टर बीबी ने। और मैंने ये प्रॉपर्टी 1 अक्टूबर 2021 को खरीदी है। तो मुझे एक बात बताइए कि जब मैंने 1 अक्टूबर 2021 को ये प्रॉपर्टी खरीदी है तो मेरे हाथ में आप ये म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वगैरह जो लोगे वो पूरे साल का लोगे या सिर्फ 6 मंथ का लोगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। मुझे एक बात बताइए, ये प्रॉपर्टी मैंने इस साल में परचेज जो की ना, वो परचेज भी मैंने 1 अक्टूबर 2021 को ही की है। उससे पहले ये प्रॉपर्टी थी, वो बंदा था जिसका नाम है मिस्टर बाला। बाला के पास में ये प्रॉपर्टी थी, बाला ने मुझे ये प्रॉपर्टी बेच दी और मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी। तो मैं इसका ओनर जो अमन बना, शेखर, मैं इसका ओनर बना वो 1 अक्टूबर को बना। तो भैया मेरे हाथ में इनकम निकालते टाइम मुझे एक बात बताइए, जब प्रॉपर्टी मेरे पास आई 1 अक्टूबर को, तो इस साल की म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट वगैरह जो आप लोगे वो आप कितने टाइम का लोगे? क्या पूरे 12 मंथ का समीक्षा लेंगे या सिर्फ 6 महीने का लेंगे? राइट आंसर है 6 महीने का। भाई मैं ओनर भी तो 6 महीने रहा, तो मैं पूरे 12 महीने का क्यों लूं? मैं उस पर क्यों टैक्स भरूं? मैं तो 6 महीने पे भरूंगा, 6 महीने पे बाला भरेगा। भाई 6 महीने की इनकम जो होगी उस पे बाला टैक्स भरेगा, जो सेलर है वो भरेगा, और 6 महीने की इनकम पे मैं टैक्स भरूंगा, दैट इज बायर टैक्स भरेगा करके। ठीक है, तो इसी दिमाग को रखते हुए आपके दिमाग में यही रखना है। और ये ध्यान रखना, अगर प्रॉपर्टी आपने मिड ऑफ द ईयर ली है या प्रॉपर्टी मिड ऑफ द ईयर उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो उस केस में उसका म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट वगैरह है वो आपको उस पीरियड का ही लेना है जितने पीरियड तक वो प्रॉपर्टी आपके पास रही। अगर हो सकता है इस साल आपने प्रॉपर्टी बेच दी, इन बिटवीन बेच दी, मान लो दिसंबर के बाद जनवरी में बेच दी, तो 9 मंथ का आपका म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट वगैरह है वो सब आपका 9 मंथ का आना चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? आपको समझा कि नहीं समझा? समझा। चलो इसी नॉलेज को लेते हुए आप एक काम करिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, और क्वेश्चन नंबर 10 को आप मार्क कर दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 को आप मार्क करेंगे VVIMP। क्वेश्चन नंबर 10 को वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। मिस्टर राम एंड लखन constructed their houses on the piece of land purchased by them at New Delhi. The built-up area of each house is 1000 square feet का ग्राउंड फ्लोर है and equal area on the first floor. मुझे एक बात बताइए, यहां तक की लैंग्वेज पढ़ के आपको क्या लग रहा है? एक बार पूरा पढ़ते हैं फिर मैं आपसे पूछूंगा। मिस्टर राम एंड लखन कंस्ट्रक्टेड देयर हाउसेज on the piece of land purchased by them at the New Delhi. The built-up area of the each house is 1000 square feet ground floor and equal area in the first floor. Ram started the construction on 1st April 2020 को लास्ट ईयर चालू किया था और कंप्लीट कर दिया 1st अप्रैल 2021 को। लखन स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑन 1st अप्रैल 2020 को ही चालू किया था, बट इसने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया 30 जून 2021 को। लखन ने कंस्ट्रक्शन 30 जून को कंप्लीट हुआ, बट राम के घर का कंस्ट्रक्शन हो चुका है 1 अप्रैल 2021 को।
राम ऑक्यूपाइड द एंटायर हाउस ऑन 1 अप्रैल 2021। इसी साल से वो पूरा घर उसने ऑक्यूपाई कर लिया खुद नहीं। बट लखन ऑक्यूपाइड द ग्राउंड फ्लोर एज ऑन 1 जुलाई 2021 एंड लेट आउट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ रेंट ऑफ 15,000 पर मंथ। देखो राम तो क्या कर रहा है, उस पूरे घर को एसओपी बना देता है, खुद ही रहता है ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे खुद ही रहता है। लेकिन लखन ने क्या किया, ग्राउंड फ्लोर तो खुद यूज कर रहा है और फर्स्ट फ्लोर उसने किसी को भाड़े पे दे दिया। ग्राउंड फ्लोर वो खुद यूज कर रहा है और फर्स्ट फ्लोर उसने किसी को भाड़े पे दे दिया। तो यहां देखिए पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी है एरिया वाइज लखन के केस में। लखन के केस में पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी है एरिया वाइज, क्योंकि लखन ऑक्यूपाइड द ग्राउंड फ्लोर ऑन 1 जुलाई 2021 जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ एंड लेट आउट द फर्स्ट फ्लोर फॉर द रेंट ऑफ 15,000 पर मंथ। हाउएवर द टेनेंट वैकेटेड द हाउस ऑन 31 दिसंबर 2021 को उसके टेनेंट ने घर खाली कर दिया एंड लखन ऑक्यूपाइड द एंटायर हाउस ड्यूरिंग 1/1/2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक उसने पूरा घर लखन ने खुद ने रहा। पहले तो क्या था, ऊपर वाला जो पार्ट था वो भाड़े पे था, लेकिन उसने खाली कर दिया, फिर उसने खुद ने ऑक्यूपाई कर दिया। तो यहां पे देखिए पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी जो ऊपर वाला है ना, वो पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज भी है, मींस टाइम वाइज भी पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी है। कुछ टाइम के लिए लेट आउट है, कुछ टाइम के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो जो ऊपर वाला है वो एक भी दिन आपने लेट आउट कर दिया तो उसको तो ऊपर वाले को मैं एलओपी ही मान लूंगा, जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है उसको मैं एसओपी मानूंगा। चलेंगे देखेंगे कैसे करेंगे, क्या होगा, सब आएगा। फॉलोइंग आर द अदर इंफॉर्मेशन, कुछ अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले आपको फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट मींस ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का फेयर रेंट दे रखा है। एक फ्लोर का फेयर रेंट है वो 1 लाख रुपया पर ईयर है। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट आपको दे रखा है 72,000 पर ईयर है। म्युनिसिपल टैक्स पे किया, राम ने 8,000 पे किया और लखन ने भी 8,000 पे किया म्युनिसिपल टैक्सेस। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय, इसको आपको इग्नोर करना है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का यहां पे कुछ भी नहीं होता है, यू हैव टू इग्नोर दैट। चलिए आगे क्या दे रखा है, राम हैज अवेल द हाउसिंग लोन ऑफ 20 लाख ऑन 12% पर एनम ऑन 1 अप्रैल 2020 को उसने लोन लिया था राम ने। लखन हैज अवेल द हाउसिंग लोन ऑफ 12 लाख एट द रेट 10% ऑन 1 जुलाई 2020 को। नो रीपेमेंट वॉज मेड बाय आइदर ऑफ देम टिल 31 मार्च 2022 तक किसी ने कोई रीपेमेंट नहीं किया है। आपसे पूछा है राम और लखन का हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकालना है प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए। आप इस क्वेश्चन को मार्क करेंगे आईएमपी। अब मुझे एक बात बताएंगे आप, मुझे एक बात बताइए, ये क्वेश्चन जॉइंट ओनरशिप का है या ये क्वेश्चन अलग अलग है? मींस राम का अलग है घर और श्याम का अलग घर है, श्याम क्या लखन का, क्या ये क्वेश्चन जॉइंट ओनरशिप का है या नहीं है? मुझे इतना बता दीजिए पहले, क्या ये क्वेश्चन जॉइंट ओनरशिप का है या नहीं है? क्या ये क्वेश्चन जॉइंट ओनरशिप का है या नहीं है? राइट आंसर इज, ये क्वेश्चन जॉइंट ओनरशिप का नहीं है, ये क्वेश्चन अलग अलग है। राम ने अलग बनाया और लखन ने अलग बनाया, ये क्वेश्चन अलग अलग है। देयर इज नो जॉइंट ओनरशिप। तो आपका पेज नंबर है दैट इज 61 पे दे रखा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 61। चलिए हम क्वेश्चन चालू करते हैं और क्वेश्चन में पहले हम राम की बात करेंगे, फिर हम लखन की बात करेंगे। पहले राम की बात कर लेते हैं, पहले हम राम की बात कर लेते हैं, फिर हम लखन की बात कर लेंगे। तो चलिए पहले हम इसका पार्ट ए बनाते हैं और पार्ट ए में इन हैंड्स ऑफ राम। और एक बात बताइए, राम के लिए तो पूरा ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर दोनों उसके लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो प्रीवियस ईयर 21-22 एंड असेसमेंट ईयर 22-23। अब एक बात बताइए, हम चालू करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और भैया यहां एसओपी के केस में क्या होगा? एसओपी है ये, तो राम के लिए तो पूरी एसओपी है। तो एसओपी के केस में मैंने आपको बता रखा है कि जब भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहती है
तो उसमें आपको चालू ही करने का नेट एनुअल वैल्यू से, आप चालू करेंगे नेट एनुअल वैल्यू से, और आई कैन से दैट एनएवी से आप चालू करेंगे, और एनएवी हमेशा आपका निल रहता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। अब यहां पे लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। दो डिडक्शन आते हैं, पहला आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, और दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, और आपका जो भी बचेगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगा। यहां पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि निल का 30% निल ही आने वाला है। चलिए अपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट के लिए हम बना देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे जब मैं इंटरेस्ट की बात करूंगा वर्किंग नोट नंबर 1 में पास में ही बना देता हूं इंटरेस्ट को लेके। तो इंटरेस्ट को लेके लास्ट ईयर लोन लिया था प्रीवियस ईयर 20-21 में, और प्रीवियस ईयर 21-22 2 साल का इंटरेस्ट है। एक बात बताइए, 20-21 में 1 अप्रैल को लोन ले लिया था, आप डेट देख सकते हैं, 20 लाख का मल्टीप्लाई बाय कितना 12% रहेगा इंटरेस्ट, तो 2,40,000 उस साल का इंटरेस्ट, और इस साल का भी आपका 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, तो 2,40,000 इस साल का भी इंटरेस्ट। अब एक बात बताइए मुझे, इसमें कंस्ट्रक्शन कंप्लीट इस साल में हुआ, तो मैं बता दूं आपका 21-22 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। देखो डेट देखो, 1 अप्रैल 2021 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो 21-22 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो इसके पहले वाले ईयर्स का जो इंटरेस्ट है इसको मैं बोल दूं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। ये जो 240 है ये होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। तो मुझे एक बात बताइए, यहां 240 डिवाइड बाय मैं क्या करूंगा 5, तो यहां पे आपका आ जाएगा दैट इज 240 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 48,000 आएगा मोस्टली, डिवाइड बाय 5 48,000 आ जाएगा, और ये 48,000 का इंटरेस्ट आपको हर साल अलाउ हो जाएगा। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा 48,000, तो यहां आपका इस साल का टोटल इंटरेस्ट है वो 288 आ जाएगा। लेकिन बेटा एसओपी के केस में मैक्सिमम आपको इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, मैक्सिमम इंटरेस्ट ये स्पेशल केस में आएगा क्योंकि लोन लास्ट ईयर लिया था, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया एक ही साल में, 1499 के बाद में लोन लिया है, और आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हो गया, तो इस केस में मैक्सिमम इंटरेस्ट आपका 2 लाख का आ जाएगा। तो इसके केस में आप 2 लाख यहां पे लिख लेंगे, तो आपका यहां पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो 2 लाख आपका नेगेटिव इनकम बन जाएगा इन केस ऑफ द राम। यहां तक आप कंप्लीट करिए, यहां तक आप कॉपी करिए, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कॉपी करिए यहां तक। एसओपी के केस में भले आप म्युनिसिपल टैक्स पे करो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, सब नील आता है, सिर्फ एक ही चीज आएगी दैट इज द इंटरेस्ट ऑन लोन, बस। कार्तिक मैं पहले दिन बता चुका हूं, ये वापस आप पूछ रहे हैं कि एसओपी, एसओपी है ना सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ये। तो यहां तक हो जाए तो बोलिए डन, यहां तक एक बार हो जाए तो बोलिए डन, यहां तक आपका हो जाए तो बोलिए डन। डन। चलिए चलिए यहां तक हो गया सबका। इन हैंडल नहीं लिखा, इन हैंड्स ऑफ लिखा है, इन हैंड्स ऑफ राम। अरे यार इतना बुरा लिखता हूं क्या मैं, इन हैंड्स ऑफ राम ऐसा लिखा है, हैंडल नहीं लिखा,
इन हैंड्स ऑफ राम। हैंडल कैसे दिख रहा था रे तुझे? भाई राम के हाथ में क्या होगा? अब ये मत बोलना राम के हाथ नहीं है तो क्या होगा, ऐसे ऐसे पीजे मत मारना। चलिए डन, बोलिए डन। चलिए अब अपन बात करते हैं पार्ट बी। और पार्ट बी, जब तक मैं पार्ट बी नहीं करूं तब तक आप कोई कुछ कॉपी नहीं करेंगे। आप इधर देखेंगे, बाद में आप कॉपी करेंगे। मैं थोड़ा अच्छा लिखूंगा, पता है। इन हैंड्स ऑफ लखन, इन हैंड्स ऑफ लखन। चलिए आप इधर देखिए एक बार। पहले राम वाली बात हो गई, अब लखन की बात करते हैं। लखन के केस में हुआ क्या, पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं कि लखन ने एक घर बनाया। ये घर है, मान लो ये घर है, ऐसा बंगलो है, ये घर है। और इस घर में 2 फ्लोर है। घर एक ही है, फ्लोर 2 है। ये आपका फर्स्ट फ्लोर है और ये जो है इसको ग्राउंड फ्लोर बोलेंगे। पहली चीज तो घर का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, इस डेट को याद रखेंगे कि यहां पे इस घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2021 दे रखा है। देखिए 30 जून 2021 को, 30 जून 2021 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। तो घर अपना बनके तैयार हुआ 1 जुलाई को। अब 1 जुलाई से क्या हुआ, इसने ये ग्राउंड फ्लोर है ना, ये तो उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड बना दिया। वो बोलता है ग्राउंड फ्लोर जो है वो तो मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड करूंगा। तो ये उसका एसओपी है। और ये जो फर्स्ट फ्लोर था ना वो उसने लेट आउट कर दिया। फर्स्ट फ्लोर है वो उसने लेट आउट कर दिया, एलओपी बन गया। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये फर्स्ट फ्लोर इसने जो लेट आउट किया वो कब से कब तक किया, तो मैं बताऊं यहां लेट आउट किया। ये जो फर्स्ट फ्लोर है ये उसने लेट आउट किया वो 1 जुलाई 2021 से लेके और 31 दिसंबर 2021 तक लेट आउट किया। देखिए आप, इतने टाइम तक लेट आउट है। 1 जुलाई 2021 से लेके और 31 दिसंबर 2021 तक आपका लेट आउट है। देखिए आप इसको, लेट आउट कब तक है, 1 जुलाई 2021 से लेके और 31 दिसंबर तक लेट आउट था। फिर उसने कुछ टाइम के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड किया, 1 जनवरी 2022 से लेके और 31 मार्च 2022 तक उसने क्या किया, सेल्फ ऑक्यूपाइड किया। अब एक बात बताइए, यहां पे देखिए ये पहला तो क्या है आपका पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज। अगर ये एरिया आपका लेट आउट है, ये एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आप उसको क्या मानेंगे, 2 प्रॉपर्टी मानेंगे। एलओपी के लिए एलओपी और बाकी वाला एसओपी। भाई ये एसओपी ये एलओपी 2 कॉलम बनाने हैं, इसको एसओपी मानना है, इसको एलओपी मानना है। अब एक बात बताओ, यहां पे क्या हुआ, इसमें पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज भी है। ये ऊपर वाला जो है ये कुछ टाइम एलओपी रहा, कुछ टाइम एसओपी रहा, तो भी आपको एलओपी ही मानना है। मैंने बताया था अगर आपने एक भी दिन सिंगल डे आपने लेट आउट कर दिया तो आप उसको क्या मानेंगे, एलओपी ही मानेंगे। और एलओपी मान के ही आप उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे। बट ऑब्वियसली आपको एक्चुअल रेंट तो जितने टाइम लेट आउट था वही वाला मिलेगा, तो आप उसको एलओपी ही मानेंगे। क्या मानेंगे, एलओपी है वो एलओपी ही मानेंगे। चलिए एक काम करिए, आप मेरी तरफ देख लीजिए, आप कुछ भी नहीं करेंगे अभी, आप अभी कुछ नहीं करेंगे। जब मैं आपको बोलूंगा तभी आप लिखेंगे, अभी आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। पहले मैं यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व मैं करूंगा, फिर आप यहां से कॉपी करेंगे। अभी आप सिर्फ देखते जाइए मेरी तरफ। तो हम चालू कर रहे हैं यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए मैं यहां पे 2 कॉलम बनाऊंगा, क्योंकि आपका पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज है। तो यहां पे मेरे पास में एक तो रहेगा ग्राउंड फ्लोर, और ग्राउंड फ्लोर एसओपी है, और एक तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर
और फर्स्ट फ्लोर तुम्हारा एलओपी है। हाँ, ग्राउंड फ्लोर है वो तुम्हारा क्या है, ग्राउंड फ्लोर जो है वो तुम्हारा एसओपी है, और जो तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर है वो तुम्हारा क्या है, एलओपी है। अब अपन सबसे पहले जो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट है वो अपन लेंगे। तो चलो, मेरे पास तो कुछ नहीं करना, मुझे तो भैया मेरे को भगवान ने एक आशीर्वाद दे रखा है कि सर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम आईपैड में दे देते एक कॉपी पेस्ट का ऑप्शन। तो आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लेके और यहाँ से कॉपी मारना है और आपको पेस्ट करना है, आपका काम है वो हो जाएगा, आपका काम है वो हो जाएगा इतना जल्दी। ऐसा भगवान ने मुझे क्या दिया है, आशीर्वाद दिया है। तो भैया हमारा काम तो देखिए इतना जल्दी हो गया, और यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तक जो है वो हम काम कर चुके हैं। अब एक बात बताइए, सबसे पहले हम बात करते हैं एसओपी की। यहाँ पे आप सबका ध्यान होना चाहिए, हाँ इधर देखना। एसओपी के केस में मुझे बताइए आप लोग कि हर चीज क्या आती है, डैश पे डैश आती है, हर चीज डैश पे डैश आती है, ये डैश, ये डैश, ये डैश, ये डैश, ये डैश, डैश 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 और डैश। सिर्फ एक ही चीज आती है, दैट इज, सिर्फ एक ही चीज आती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अब अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बना देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अलाउ होगा लखन के केस में। तो देखिए हम लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, और वर्किंग नोट नंबर 1 में बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। आप मुझे एक बात बताइए, लखन ने लोन कब लिया था? लखन ने जो लोन है वो लोन कब लिया था? तो समझने की कोशिश करना, लखन ने लोन लिया था प्रीवियस ईयर 2021 में लिया था। इसके बाद करंट ईयर, प्रीवियस ईयर 21-22। आप देखिए उसने लोन लिया था 1 जुलाई 2020 को। अपनी बुक में डेट देखिए, अपनी बुक में आप डेट देखिए, और आपको डेट दे रखी है, आप सेकेंड लास्ट लाइन देखिए, सेकेंड लास्ट लाइन देखिए। सेकेंड लास्ट लाइन में क्या दे रखा है कि आपको दे रखा है कि लखन वॉज अवेल हाउसिंग लोन ऑफ 12 लाख एट द रेट 10% पर एनम, एट द रेट 10% पर एनम ऑन द 1 जुलाई 2020 को लिया था। तो 1 जुलाई 2020 को लिया था। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पे आपका 12 लाख रुपए पे इंटरेस्ट कितना जाएगा? 12 लाख मल्टीप्लाई बाय आपका 10% की रेट से मल्टीप्लाई बाय 9/12 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, तो यहां पे आपका इंटरेस्ट कितना आ जाता है? तो मैं बोलूं 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, इट्स कम्स टू द 90,000 का इंटरेस्ट। तो ये आ गया। अब एक बात बताइए मुझे, इस साल का इंटरेस्ट पूरे साल का आएगा, क्योंकि इस साल में आपने पूरे साल लोन को यूज किया है, तो आपका 1,20,000 हो गया। अब एक बात बताइए मुझे, प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन के बीच में हम डिवाइड कर देंगे। तो आप मुझे बताइए, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट किसको बोलते हैं? जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। जैसे इस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो इस ईयर को आप छोड़ दीजिए, इस ईयर को आप छोड़ दीजिए। इसके पिछले वाले ईयर्स का जो भी इंटरेस्ट रहेगा, उस इंटरेस्ट को हम बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। तो देखिए यहां पे आपका ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट आ गया, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट जो है वो 90,000 है, डिवाइड बाय आपको 5 ईयर्स में अलाउ होगा। तो मुझे बताइए 18,000 पर एनम आ जाएगा। तो मैं बताऊं, इस साल आपका ये इंटरेस्ट यहां पे 18,000 जुड़ जाएगा। तो 18,000 इस साल जुड़ गया, तो इस साल आपका 1,38,000 का इंटरेस्ट हो गया। और 1,38,000 इंटरेस्ट को आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर आपका एसओपी है और फर्स्ट फ्लोर जो है वो आपका एलओपी है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, एसओपी में डिवाइड करेंगे और एलओपी में डिवाइड करेंगे। तो आपका 69,000 है वो आपका एसओपी हो गया, और 69,000 है वो आपका एलओपी के टूवर्ड्स हो गया। तो यहां पे आप क्या करेंगे, 69,000 तो यहां पे 69,000 इंटरेस्ट एसओपी में 2 लाख तक होता है, और एलओपी में तो कोई लिमिट ही नहीं है। और जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल का पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाता है, और प्री वाला तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम ले ही रहे हैं। तो इधर भी 69,000 आएगा, इधर भी 69,000 आएगा। तो पहले वाला एसओपी वाले पार्ट का इनकम आपका नेगेटिव 69,000 हो गया। अब एक चीज समझना, अब अपन कुछ और इंटरेस्टिंग पार्ट है जो समझाना है आपको मुझे। इधर देखिए, यहां पे आपको अब जब अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एलओपी का निकालेंगे, सर बताइए म्युनिसिपल वैल्यू कितना दे रखा है।
आप अपनी बुक में देखिए म्युनिसिपल वैल्यू जो दे रखा है वो म्युनिसिपल वैल्यू ईच ईयर का 72,000 दे रखा है, 72,000 दे रखा है ईच ईयर का। अब एक बात बताइए, और वो भी ईच यूनिट का, मींस ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर का अलग अलग दे रखा है। तो क्या मैं यहां पे फर्स्ट फ्लोर का म्युनिसिपल वैल्यू पूरा 72,000 ले लूं? आंसर इज नो। गाइस, अगर आपने प्रॉपर्टी इन बिटवीन खरीदी है या प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट इन बिटवीन हुआ है ईयर में, जैसे इसी साल कंप्लीट हुआ है कंस्ट्रक्शन और वो इन बिटवीन हुआ है, 1 जुलाई को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो आप म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट वगैरह जो है वो आप 1 जुलाई से लेंगे। कब से लेंगे? 1 जुलाई से लेंगे। तो मैं यहां पे म्युनिसिपल वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो म्युनिसिपल वैल्यू निकालने के लिए भैया यहां पे म्युनिसिपल वैल्यू दे कितना रखा है आपको? 72,000 दे रखा है, बट मल्टीप्लाई बाय मैं 9 मंथ का करूंगा, डिवाइड बाय 12 मंथ, क्योंकि ये तो 72,000 दे रखा है, ये पर ईयर का दे रखा है, और मैंने ये प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया था वो 1 जुलाई को किया था। तो भैया 1 जुलाई 2021 से लेके और 31 मार्च 2022 तक ये प्रॉपर्टी मेरे पास रही, मींस इस साल में तो मेरे पास ये 9 महीने ही थी। तो 9 महीने के लिए यहां पे 54,000 आ जाएगा, तो मेरा म्युनिसिपल वैल्यू है वो 54,000 रहेगा। अब मुझे एक बात बताइए सर, यहां पे आपका फेयर रेंट कितना लेंगे? तो फेयर रेंट 1 लाख दे रखा है, तो 1 लाख पूरे साल का है, 9 मंथ के लिए अगर आप निकालेंगे तो यहां पे 75,000 हो जाएगा, विच एवर इज हायर इज 75,000। अब स्टैंडर्ड रेंट कितना है? तो स्टैंडर्ड रेंट आपको नहीं दे रखा है यहां पे, तो नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, आप डैश ले लीजिए और 75,000 आपका बन जाएगा। यहां पे क्या बन जाएगा? 75,000 आपका एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस क्वेश्चन में वैकेंसी है? क्या वैकेंसी नहीं है? देखो, घर बन के तैयार हुआ 1 जुलाई को, 1 जुलाई को घर बन के तैयार हुआ, उसने भैया ये जो फर्स्ट फ्लोर था इसको 31 दिसंबर 2021 तक तो भाड़े पे था, और उसके बाद 3 महीने खुद वहां पड़ा है उसके अंदर, उसके बाद 3 महीने वो खुद पड़ा है, खुद ने सेल्फ ऑक्यूपाई कर दिया। तो भैया वैकेंसी कहां है? वैकेंसी का मतलब होता है घर पे ताला लगा होना चाहिए, घर का दरवाजा बंद होना चाहिए, घर बंद है उसको बोलते हैं वैकेंसी। तो यहां पे ताला लगा हुआ नहीं है, घर बंद नहीं है, तो यहां वैकेंसी नहीं है। यहां वैकेंसी नहीं है तो उस केस में भैया जो एक्चुअल रेंट है वो ले लो पहले। तो एक्चुअल रेंट कितने महीने का आएगा? तो मैं बताऊं, एक्चुअल रेंट तो बेटा 15,000 पर मंथ आ रहा था, और वो कितने महीने का आएगा? 6 मंथ्स के लिए आएगा। ये 6 मंथ कहां से कहां तक उसने भाड़े पे दे दिया? 1 जुलाई 2021 से लेके और 31 दिसंबर 2021 तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो उसने भाड़े पे दिया 6 महीने। तो यहां 90,000 है वो एक्चुअल रेंट आ गया। आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच एवर इज हायर बना देते हो। अब एक बात समझना, म्युनिसिपल टैक्सेस कितना दे रखा है? तो म्युनिसिपल टैक्सेस जो दे रखा है वो आपको बोला है कि म्युनिसिपल टैक्स उसने पे किया है वो 8,000 पे किया है। ऐसा ही दे रखा है कि उसने म्युनिसिपल टैक्स जो पे किया है वो 8,000 पे किया है। मुझे एक बात बताइए, 8,000 तो पूरे घर का पे किया होगा उसने, 8,000 तो उसने पूरे घर का पे किया होगा। अब एक बात बताइए, 8,000 पूरे घर का पे किया होगा तो मेरे को तो एलओपी का चाहिए सिर्फ, तो मैं बता दूं 4,000 एलओपी का रहेगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 4,000 है वो उसको लेस कर दूंगा, और यहां 4,000 लेस करने के बाद जो मेरे पास बचेगा वो 86,000 है, वो मेरा नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। अब एक बात बताओ, जब यहां पे 86,000 आया, यहां आपके दिमाग में एक डाउट आएगा। डाउट ये आएगा कि सर आप म्युनिसिपल वैल्यू तो 9 मंथ का ले रहे हैं, फेयर रेंट भी 9 मंथ का ले रहे हैं क्योंकि घर इसी साल बना था, 9 महीने मिला आपने को। यहां पे स्टैंडर्ड रेंट होता तो वो भी 9 मंथ का लेते, एक्चुअल रेंट तो जितने टाइम भाड़े पे दिया था वही आएगा। सर एक बात बताइए, फिर म्युनिसिपल टैक्सेस आपने 9 मंथ का क्यों नहीं कर रहे? एक बात बताओ। अब म्युनिसिपल टैक्सेस के केस में हमने ये पढ़ा था, म्युनिसिपल टैक्सेस पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है, जितना आप पे करोगे उतना पूरा अलाउ हो जाएगा, वो कितने भी साल का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो आपने एक साथ 10 साल का म्युनिसिपल टैक्स अभी पे कर दिया, एक साथ में आपने 10 साल का म्युनिसिपल टैक्स है वो अभी पे कर दिया, तो एक साथ में 10 साल का म्युनिसिपल टैक्स अभी पे कर दिया तो अभी पूरा अलाउ हो जाएगा। और भाई एक बात बताओ, यहां प्रॉपर्टी का जो कंस्ट्रक्शन होगा
यहां प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन होगा, वो प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन यहां 30 जून को कंप्लीट हुआ। अब एक बात बताइए, 30 जून को कंप्लीट हुआ, हो सकता है ये म्युनिसिपल टैक्स आपको आपने जो दिया होगा वो 1 जुलाई से, हो सकता है ये 1 जुलाई से, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि ये 1 जुलाई 2021 से लेके और 30 जून 2022 तक हो। किसको पता है वो भाई, हो सकता है ना, वो तो 1 साल का हो तो 1 साल हो सकता है, 30 जून 2022 तक हो, तो भी हमको डिडक्शन तो पेमेंट बेसिस पे मिल जाता है अनन्या। म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन आपको पेमेंट बेसिस पे मिल जाता है, जितना पे किया तो अलाउ होगा, नहीं किया तो नहीं होगा, जब करोगे तब होगा। तो जितना पे किया उतना पूरे का आप डिडक्शन है वो यहां पे ले लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे पूरे 4000 का डिडक्शन ले लिया और यहां 86,000 मल्टीप्लाई बाय 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट्स कम्स टू द 25,800 मैं लेस कर दूंगा, और जो बचेगा इसमें से 69,000 लेस कर दूंगा, तो यहां पे 8,800 का लॉस आ गया। तो इसका नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो कितना आया, 69,000 मल्टीप्लाई बाय 8,800, इट्स कम्स टू द आपका 69,000 प्लस 8,800, इट्स कम्स टू द 77,800 का लॉस है वो आपके हाउस प्रॉपर्टी का आ जाएगा इन हैंड्स ऑफ द लखन। लखन के केस में यहां पे 77,800 है वो आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, वो आ जाएगा कितना, 77,800। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए एक काम करिए, आप इसको एक बार कॉपी करिए, यहां से कॉपी करिए, आप चाहिए तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं। एक बार आप इसको, म्युनिसिपल टैक्सेस कितना आया स्नेहल, म्युनिसिपल टैक्सेस, एक बार आप इसको कॉपी करिए, फिर मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। एक बार ये अनमोल अभी तक यार राम के लिए पढ़ा है, अरे यार राम के केस में भाई राम की एसओपी है, एसओपी है खजूर है अनमोल, एसओपी के केस में म्युनिसिपल टैक्स लेस नहीं होता। एसओपी के केस में सब जगह डैश लेने का, सिर्फ इंटरेस्ट लेस होता है बस। 15 बार बता चुका हूं तो भी 16वीं बार वापस वही पूछेगा। एसओपी जो होती है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वहां कुछ भी नहीं आता, डैश पे डैश आता है, सिर्फ एक चीज लेस होती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए आप थोड़ी देर रुक जाइए, एक काम करिए, आप इसको कॉपी करिए एक बार, फिर मैं आपको वापस एक बार दो चीजें समझाता हूं। एक तो 9 मंथ क्यों लिया और दूसरा म्युनिसिपल टैक्सेस का, दो चीजें मैं आपको वापस समझाता हूं। चलिए आप इतना कॉपी करिए पहले एक बार, ये कॉपी हो गया। डन हो गया तो ये कॉपी करिए।
प्रियांशु, अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि इस साल घर खरीदा या इस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो फिर म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट आप उतने टाइम का ही लोगे ना यार, पूरे साल पे टैक्स कैसे भर दोगे आप? चलो डन, डन बोलिए, हो गया हो तो चलो करिए फटाफट। हाउस प्रॉपर्टी का किसने पूछा? हाउस प्रॉपर्टी का सर नेगेटिव इनकम होगा तो उसको क्या करेंगे, उसको दूसरी इनकम से सेट ऑफ मारेंगे, और सेट ऑफ मारने के बाद भी अगर सेट ऑफ नहीं होती है और कोई दूसरी इनकम है ही नहीं, तो फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगले साल ले जाएंगे। ऐसे सब क्वेश्चन आएंगे फ्यूचर में, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको दोनों चीजें समझा रहा हूं, आप ध्यान देना, ठीक है, सब लोग ध्यान देना। देखिए सबसे पहली चीज ये कि जब भी आप प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन इन बिटवीन कंप्लीट होता है, जिन जिन लोगों को डाउट है 9 महीने को लेके वो ध्यान देना, जब भी किसी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन है वो आपका कंप्लीट होता है, वो इन बिटवीन द ईयर होता है। जैसे कंप्लीट हुआ इस केस में 1 जुलाई 2021 को, तो आपको जो म्युनिसिपल वैल्यू रहेगा उस साल का, फेयर रेंट रहेगा, स्टैंडर्ड रेंट रहेगा, इन तीनों को आपको उतने टाइम के लिए ही लेना है जितने टाइम के लिए वो प्रॉपर्टी आपकी रही।
तो जैसे इस एग्जांपल में ये भैया जो है ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कंप्लीट हुई थी 30 जून को, तो भैया सीधी सी बात है अपन 1 जुलाई से लेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट है वो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक वो प्रॉपर्टी हमारे पास रही। तो ये आपने 9 मंथ के लिए, ये आप 9 मंथ के लिए लेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी तो अपने पास 1 जुलाई को आई यार, उसके पहले तो घर ही नहीं था, आप कैसे टैक्स भर दोगे उसका करके, ठीक है। सेम एग्जांपल मैंने बोला था, मैंने इन बिटवीन द ईयर खरीदा प्रॉपर्टी, तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितने महीने का लूंगा, जितने महीने वो प्रॉपर्टी मेरे पास रही। अब एक बात बताओ, चलो ये आपने 9 मंथ का लिया, ये 9 मंथ, ये 9 मंथ, ये 9 मंथ, एक्चुअल रेंट तो जितने टाइम भाड़े पे दी थी वही आएगा। एक्चुअल रेंट का मतलब क्या होता है, रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। तो रेंट रिसीव्ड, रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट आप कर देंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो आपको देखिए इस क्वेश्चन में, आप अगर म्युनिसिपल टैक्सेस देखते हैं तो यहां पे इन्होंने दे रखा है कि म्युनिसिपल टैक्सेस पेड किए हैं राम ने 8000, उसका तो एसओपी है, तो एसओपी में तो म्युनिसिपल टैक्स अलाउ नहीं होता है, एसओपी में तो म्युनिसिपल टैक्स है वो अलाउ ही नहीं होता है करके, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे लखन के केस में म्युनिसिपल टैक्स 8000 दे रखा है और म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय, पेड दे रखा है। अब एक बात बताइए, म्युनिसिपल टैक्स पेड दे रखा है 8000, तो 8000 टोटल दे रखा है, और लखन के पास में ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, और यहां अपन 2 प्रॉपर्टी मान रहे हैं, एरिया वाइज डिवाइड कर रहे हैं, तो म्युनिसिपल टैक्सेस को भी डिवाइड करेंगे तो 4000 ऊपर वाले का आएगा, 4000 नीचे वाले का। तो एसओपी के केस में तो अलाउ होता ही नहीं है, एलओपी के केस में पूरा 4000 अलाउ हो जाएगा। अब आप मुझे बोलोगे म्युनिसिपल टैक्सेस क्यों नहीं 9 मंथ का कर रहे, अपने को पता नहीं ना ये म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया ये कितने महीने का किया है, ये म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया ये कितने महीने का किया है। हो सकता है ये 9 मंथ का ही हो, ठीक है, हो सकता है ये 4000 9 मंथ का ही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि भैया ये जो 4000 है ये 1 साल का हो, या 2 साल का हो, 3 साल का हो, हमको पता नहीं ना। हम तो क्या करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस में, तो जिस ईयर में पूरा पेमेंट करते हैं उस ईयर में डिडक्शन ले लेते हैं, जिस साल में पूरा पेमेंट करते हैं उस ईयर में हम डिडक्शन ले लेते हैं। तो 4000 जो है उसका आपने डिडक्शन ले लिया। अब यहां पे एक और चीज आ सकती है कि सर फिर इंटरेस्ट जो था वो तो आपने पूरा लिया, इंटरेस्ट को 9 मंथ का क्यों नहीं किया। सर इंटरेस्ट जो था वो तो आपने 69 यहां पूरा ले लिया, वो तो पूरे साल का लिया। अरे इंटरेस्ट में तो लॉ में लिखा हुआ है कि जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है ना उस साल का पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाता है। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस ईयर का आपका पूरा इंटरेस्ट जो है वो अलाउ हो जाएगा, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और अलाउ होगा। जो पहले वाले ईयर्स का इंटरेस्ट था ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और अलाउ होता है आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो मैंने बोला था जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उस ईयर का इंटरेस्ट तो अलाउ होगा ही होगा, उसके पिछले सालों का इंटरेस्ट है वो भी आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो जाता है। अब किसी ने बोला कि सर एक बात बताइए, ये म्युनिसिपल वैल्यू जो दे रखा है ये तो फिर आपको 1 लाख दे रखा है, तो ये 1 लाख को डिवाइड करना था ना। अरे भाई ये 1 लाख जो ईच यूनिट का दे रखा है, यूनिट का मतलब इन्होंने बोला है कि ग्राउंड फ्लोर का 1 लाख और फर्स्ट फ्लोर का 1 लाख। यहां पे ये ईच यूनिट का दे रखा है शुभम, ये ईच यूनिट का दे रखा है। ईच यूनिट का मतलब यहां पे घर से नहीं है, यहां पे इन्होंने बोला ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर मींस यहां पे ग्राउंड फ्लोर का 1 लाख है और फर्स्ट फ्लोर का 1 लाख है। तो यहां 72,000 है, वो ग्राउंड फ्लोर का 72,000 है और फर्स्ट फ्लोर का 72,000 है। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं, ग्राउंड फ्लोर का 72,000 है एंड फर्स्ट फ्लोर का 72,000 है। ऐसे यहां पे आपका म्युनिसिपल टैक्सेस है वो दे रखा है करके। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट। अभी आपको समझा कि नहीं समझा? अभी अगर आपको समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो घर पे जाके और एक बार आप क्या करेंगे, चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद इसको एक बार और देखेंगे। चलिए ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक और चीज पे जाते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक बार घर पे जाके और इसमें चाय पी के देखिए तो आपको अच्छे से समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए अब मुझे क्या करना है, कुछ डाउट लेने हैं। अरे भाई गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कंस्ट्रक्शन टाइम के बारे में? हाँ, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? गवर्नमेंट को पता चलेगा ना, वो कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट आता है, गांवों में आता है नहीं आता, बट सिटी में तो कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट आता है, सीसी आता है, जिसको सीसी बोलते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है। कोई बोलता है क्वेश्चन 13 में ऐसा क्यों नहीं किया? क्वेश्चन 13 में ऐसा कहां दे रखा था इस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, कहां दे रखा था खजूर? वो तो क्वेश्चन 13 जो था वो तो एसओपी और डीएलओपी वाला क्वेश्चन था और उसमें कंस्ट्रक्शन पहले कंप्लीट हो चुका था।
आप अपने हिसाब से हिंदी में नोट लिख लीजिए कि अगर मान लो कोई भी असेट है, कोई भी प्रॉपर्टी है, वो आपने इस साल खरीदी है या इस साल आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट है वो आप उतने पीरियड का ही लोगे जितने पीरियड तक वो प्रॉपर्टी आपके पास रही। आप उतने पीरियड का ही लेंगे जितने टाइम वो प्रॉपर्टी आपके पास रही करके, ठीक है। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, बेटर रहेगा। कल अपन इसके आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा टॉपिक बाकी बचा है, ज्यादा बाकी नहीं बचा। कल मैंने होमवर्क दिया था, होमवर्क में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क दिया था, आप लोगों ने किया 20? आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 किया? क्वेश्चन नंबर 20 किया आपने? 20 का आंसर बता दीजिए। और फिर एमसीक्यूज थे, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बता दीजिए अगर किया हो तो। $452,600 आ रहा है, किसी का $592,600 आ रहा है, किसी का $414,100 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो देखिए मैं एक बार क्वेश्चन 22 पढ़ लेता हूं, आप खुद वापस करेंगे घर पे जाके एक बार। देखो, दया अ रेजिडेंट इंडियन ओन अ हाउस प्रॉपर्टी इन पानीपत इन हरियाणा। द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 850, फेयर रेंट है वो 730 है, स्टैंडर्ड रेंट 820 है। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 85,000 पर मंथ फॉर द पीरियड अप्रैल से लेकर दिसंबर 2021 तक वो लेट आउट था। देयर आफ्टर द टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी एंड मिसेस दया यूज द हाउस फॉर द सेल्फ ऑक्यूपेशन। तो यहां आपका जो प्रॉपर्टी है वो पहले एलओपी था, कुछ टाइम के लिए एसओपी है, उसको अपन एलओपी ही मानेंगे पूरे साल के लिए, पूरे साल के लिए उसको अपन एलओपी मानेंगे। रेंट ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर कुड नॉट रियलाइज फ्रॉम द टेनेंट। मिसेस दया हैज नॉट इंस्टीट्यूटेड एनी लीगल प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। अब एक बात बताओ, इसने ऐसा कोई भी लीगल जो है वो लीगल केस वगैरह नहीं किया है, उसने कोई भी ऐसा लीगल केस नहीं किया है करके, ठीक है। और यहां पे आपको म्युनिसिपल टैक्सेस 12% दे रखे हैं करके, ठीक है। 50,000 का आपका जो है वो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट है अमाउंट बोरोड पे, और वो रिपेयर वाला है तो पूरा अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताना, यहां पे जो दे रखा है कि उसने जो है वो कोई भी लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं किया है अनपेड रेंट के लिए, तो उस केस में क्या होगा मैं बताऊं, वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो अनरियलाइज रेंट यहां पे लेस नहीं होगा। ये शायद आईसीआई का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। आईसीआई के मॉड्यूल में मैं आपको बता देता हूं, रूल 4 अप्लाई नहीं हो रहा है, रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो इंटरमीडिएट में गए और इंटरमीडिएट में टैक्सेशन में स्टडी मटेरियल में 22 स्टडी मटेरियल में आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दया वाला क्वेश्चन दे रखा है या नहीं इन्होंने, तो ये रहा। हाँ भैया, हाँ ये रमन वाला अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया था। चलो अपन ही कर लेते हैं फिर, मेरे को लग रहा है, या आनंद वाला क्वेश्चन जो अपन ने किया था, दया वाला क्वेश्चन इन्होंने नहीं दे रखा शायद। ये गणेश वाला क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन अपन ने किया था, सेम नहीं है बट सिमिलर क्वेश्चन अपन ने गणेश वाला किया था, आपको याद रहेगा तो कल। राजा लक्ष्मी अपन ने किया था, पूर्णा वाला क्वेश्चन है वो अपन ने किया था। चलिए तो अपन खुद ही कर लेते हैं, मैं सोच रहा था इधर से बता देता।
हाँ, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो उस केस में आपका यहां पे वो लेस नहीं होगा, क्या बोलते हैं, जो अनरियलाइज रेंट है वो आपका लेस नहीं होगा करके, ठीक है। चलिए अपन एक काम करते हैं, फटाफट आप लोग भी करिए मेरे साथ साथ ही। हाँ, इसमें आरटीपी एमटीपी सब इंक्लूड है। ये क्वेश्चन जैसे आरटीपी एमटीपी से, ये जो क्वेश्चन जो अभी मैं आपको बता रहा हूं ये आरटीपी एमटीपी से क्वेश्चन है, सब इंक्लूड कर दिया मैंने। आरटीपी एमटीपी आईसीआई का पूरा मॉड्यूल सब इंक्लूड है इसमें, ठीक है। इतना कर लो, इससे अलावा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, सब इंक्लूड कर दिया मैंने इसमें। चलिए चालू करेंगे क्वेश्चन को। तो लिखिए नाम सबसे ऊपर मिसेस दया, और ये प्रॉपर्टी है वो एलओपी है। तो आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का आपको इनकम निकालना है। फटाफट स्टेटमेंट बना दीजिए भाई, मेरे पास तो भगवान ने एक पावर दे रखी है कि मैं तो क्या करूंगा, कॉपी मार दूंगा फटाफट। अब एक बात बताइए, फटाफट आप लोगों ने नहीं किया है तो फटाफट स्टेटमेंट बना दीजिए। लेट आउट प्रॉपर्टी है और मेरे को तो भगवान ने क्या दे रखी है, पावर। तो यहाँ पे देखिए मैं तो इस पावर को यूटिलाइज कर दूंगा। शकला का बूम बूम में मुझे तो ऐसी पेंसिल दे रखी है, जो मैं चाहूँ वो बना सकता हूँ। आपने कभी शकला का बूम बूम देखा क्या? उसमें संजू आता था, याद है आपको? उसमें से झुमरू भी आता था कभी कभी। चलिए कॉपी करिए इसको, फिर अपन फटाफट डेटा फीड कर देंगे। चलो फटाफट करिए। चलिए अब एक बात बताइए, होमवर्क करके आते हैं हम, वेरी गुड। चलिए तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना है फटाफट बता दीजिए मुझे। तो म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है आपको 8,50,000, तो सीधा ले लिया मैंने 8,50,000। अब एक बात बताइए, फेयर रेंट कितना दे रखा है, 7,30,000, तो आपने ले लिया 7,30,000, 8,50,000। आपका स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 8,20,000, तो आपके पास आ गया 8,20,000। एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज लोअर 8,20,000। अब एक काम करिए, आप एक्चुअल रेंट कितने टाइम का लेंगे। तो आप देखेंगे मैं क्या करता हूं, मैं एक्चुअल रेंट के लिए हमेशा एक वर्किंग नोट बना देता हूं, वर्किंग नोट नंबर 1, और वर्किंग नोट नंबर 1 जो है वो एक्चुअल रेंट के लिए बना देता हूं। और यहां पे वर्किंग नोट नंबर 1 में हम देखते हैं कि भैया एक्चुअल रेंट कैसे निकालते। तो मैंने बताया था एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू, आप एक काम करिए, रेंट रिसीव्ड, आप लीजिए रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट को लेस करिए। अब एक बात बताइए, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में कितना आएगा, तो मैं आपको बताऊं यहां पे आपका रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कितना है। तो आप देखेंगे कि आपने प्रॉपर्टी है वो दया ने इसको भाड़े पे दिया था, दिसंबर में खाली कर दिया, अप्रैल से दिसंबर 9 महीने भाड़े पे, और उसमें भी 2 महीने का भाड़ा तो आया ही नहीं। अपने को क्या करना है भैया, 2 महीने का भाड़ा नहीं आया तो भी हम लेस नहीं करेंगे। तो यहां पे आपने भाड़े पे दिया है वो कितना दे रखा है, 85,000 पर मंथ। तो 85,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स के लिए भाड़े पे है।
अब ये 9 मंथ कहाँ से लोगे? 1 अप्रैल 2021 से लेके और 31 दिसंबर 2021 तक आपका है। तो 9 मंथ का आपका भाड़ा हुआ 85,000 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ, तो आपका हो जाएगा 765। हाँ बबुआ, तो 765 आया, तो 7,65,000 आपका एक्चुअल रेंट होगा करके, ठीक है। सो मैं बताऊं यहां अनरियलाइज रेंट लेस नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहे। यहां पे जब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहे तो इसलिए लेस नहीं कर रहे, तो आप यहीं पे एक नोट डाल दीजिए करके, ठीक है। नोट, सिंस assessee not taken any step for recovery of unrealized rent, since assessee not taken any step for recovery of unrealized rent, so unrealized rent not reduce while calculating actual rent, एक्चुअल रेंट निकालते टाइम इसको अपन लेस नहीं करेंगे, तो 765 आ गया। तो यहां पे आ गया आपका 765। अब एक बात बताइए, क्या इसमें वैकेंसी है? क्या मुझे बताइए, इसमें वैकेंसी है क्या? क्या इस क्वेश्चन में वैकेंसी है क्या? अरे बताओ बताओ बताओ, क्या इस क्वेश्चन में वैकेंसी है क्या? आंसर इज नो, वैकेंसी नहीं है। अरे वो 3 महीने खुद पड़ा है उसमें, वो 3 महीने खुद पड़ा है, यहां पे कोई वैकेंसी वगैरह आपका नहीं है, वैकेंसी नहीं है करके, ठीक है। वैकेंसी नहीं है, तो वैकेंसी नहीं है, वो खुद पड़ा है, तो विच एवर इज हायर लेंगे, कितना आएगा? 820 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है? 12% है। ओ 12%, 12%। तो 12% म्युनिसिपल टैक्सेस आप किसका लेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू का ले लेंगे। तो म्युनिसिपल वैल्यू जो है उस पर सीधा 12% ले लीजिए। तो म्युनिसिपल वैल्यू पे 12% आप ले लेंगे। ओ ओ ओ ओ ओ बबुआ, 8,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, इट्स कम्स टू द 1,02,000। तो आप मुझे बताइए, यहां पे माइनस कर दो 8,20,000 से, तो 7,18,000 हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे आपका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका आ जाएगा 2,15,400। ए भाई मुझे ये बताना, यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, कितना दे रखा है? दिख 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 कितना दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन? अरे इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 दे रखा है, लेकिन वो लोन रिपेयर के लिए लिया हुआ था। इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 दे रखा है, लोन रिपेयर के लिए लिया हुआ था। आप मुझे बताओ यहां कितना अलाउ होगा? यहां अलाउ कितना होगा? फटाफट फटाफट मुझे बता दीजिए। यहां रिपेयर के लिए लोन लिया था, यहां पे अलाउ कितना होगा? फटाफट फटाफट मुझे बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए फटाफट मुझे, कितना अलाउ होगा? यहां पे मुझे बता दीजिए कितना अलाउ होगा, फटाफट फटाफट मुझे बता दीजिए। मैक्सिमम कितना अलाउ होगा? यहां 50,000 है इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो रिपेयर के लिए लिया था। देखिए वापस गलती कर दे बैठे करके, ठीक है। हम गलती कर बैठे हैं, हम गलती कर बैठे करके, ठीक है। दिल गलती कर बैठा, लोग बोल रहे हैं 30,000। अरे पागल बच्चों, ये एलओपी है, एलओपी में कोई लिमिट नहीं होता, एलओपी में कोई लिमिट नहीं होता, एलओपी में कोई लिमिट नहीं होता। और या दिल गलती कर बैठा दिल करके, ठीक है। तो यहां पे 7,18,000 माइनस 2,15,400 माइनस 50,000, तो आपका हो जाएगा 4,52,600। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ जाएगा। डन, चलो अच्छी बात है, नहीं की तो डन। अब आप बोलोगे सर ऐसा ही हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। यस, ऐसा ही प्रेजेंटेशन होना चाहिए। चलो जिसका करेक्ट था बहुत अच्छी बात है, जिनका करेक्ट नहीं था अगली बार करेक्ट करिए। मैच, मैच हो गया, मैच, यस मैच हो गया। मैंने बोला था लास्ट तक गलती करोगे आप, लास्ट क्वेश्चन जब कराऊंगा ना तब भी आप गलती करेंगे। सर रेंट वापस बता दीजिए, रेंट क्या बताऊं वापस? एक्चुअल रेंट 9 महीने भाड़े पे है, देखना 9 महीने भाड़े पे है। वैकेंसी है, वैकेंसी नहीं है ना खजूर, कहां है वैकेंसी?
वैकेंसी नहीं है, ये तो 9 महीने ही भाड़े पे था, फिर खाली कर दिया, तो फिर उसने खुद ने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया, तो ये तो पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज है, तो इसको एलओपी मानेंगे। तो एक्चुअल रेंट तो जितने टाइम भाड़े पे था 9 मंथ का ही आएगा। अब उसमें से कोई, किसी ने बोला सर इसमें अपने को कोई ऐसे सेक्शन वगैरह देने पड़ेंगे, आंसर इज नो, सेक्शन देने की आपको जरूरत नहीं। चाहिए तो मैं आपको आईसीआई के क्वेश्चन बता देता हूं, चाहिए तो मैं आपको आईसीआई का क्वेश्चन, जैसे यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहां से लिया है मुझे भी देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कौन सी आरटीपी से लिया है। तो चलो मैं एक बार ट्राई करता हूं इसको कौन सी आरटीपी से लिया है। अब आरटीपी से लिया है पता कैसे चलेगा? हाँ भाई, अब ये पता कैसे चलेगा मुझे? दया, तो आप पता करने के लिए एक नया तरीका मैं बताता हूं। देखिए पता करने के लिए क्या करने का, कि इस क्वेश्चन को गूगल में टाइप करिए, गूगल अपने आप बताएगा कि कहां से लिया है ये। मिसेज दया और रेजिडेंट, ये है ना, आप कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका, आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, अनसॉल्व्ड है, आप सीधा गूगल में टाइप करिए रेजिडेंट ऑफ इंडिया owns a house property at पानीपत इन हरियाणा। यस, अब यहाँ पे जैसे ये पहला ही मिल रहा है, दया रेजिडेंट किसी ने डाला होगा, चलो मिल गया, किसी क्लासेस की वेबसाइट पे है। हाँ, ये किसी क्लासेस की वेबसाइट पे रहेगा। फाइनेंस एक्ट 2000, ये है आरटीपी का क्वेश्चन, ये आरटीपी दिख रहा है मुझे, और आरटीपी 2019 का है, 2020 का आरटीपी है जो मई 2020 के लिए एप्लीकेबल था, एप्लीकेबल फॉर मई 2020 के लिए था। चलिए इसमें रहेगा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे, तो आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन कहाँ है इसमें, ये दया, दया दिख रही गई, देख दया दिख गई, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोलता है, आईसीआई का क्वेश्चन है, यही वाला है, दया रेजिडेंट इन इंडिया ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन पानीपत इन हरियाणा। अरे विवेक, विवेक अभी भी कंफ्यूज है, तूने घर भाड़े पे ही नहीं दिया अप्रैल जनवरी फेब मार्च में, तो रिसीवेबल कैसे होगा रेंट में? देखो एक्चुअल रेंट का मतलब क्या होता है, रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। जब तूने भाड़े पे ही नहीं दिया जनवरी फरवरी मार्च में, तो रिसीवेबल कैसे होगा? रिसीवेबल तो तब होता है ना जब आपने भाड़े पे दिया है, जब भाड़े पे दिया है, जब भाड़े पे दिया है तो रिसीवेबल होगा, जब तू खुद ही उसमें बैठा है और अपने आप बोलेगा रेंट रिसीवेबल, कैसे हो जाएगा पागल बच्चे? क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 का सॉल्यूशन अगर आप देखोगे, जैसे आईसीआई कैसे करती है सॉल्यूशन, तो चलो मैं 9 का सॉल्यूशन बता देता हूं। अपन ने अभी किया है, ये देखिए ये आईसीआई का सॉल्यूशन है, सिर्फ इतना सा बस, ऐसा आपको आईसीआई क्या करती है पता है, जैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक साथ में निकालती है। अपन ने क्या किया, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, वो सब कंपेयर करके निकाला। ये लोग क्या करते हैं, सीधा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं और फिर बताते हैं हमने कैसे निकाला है। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू में ये बताएंगे एक्सपेक्टेड रेंट पहले ले लो, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। अरे भाई हमने तो वही किया है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड फॉर लेट आउट पीरियड का कितना, 9 मंथ का होना चाहिए। फिर यहां दिया कि अनरियलाइज रेंट इज नॉट डिडक्टेबल, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल रेंट इन दिस केस मिस दया हैज नॉट इंस्टीट्यूटेड एनी लीगल प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट, हेंस वन ऑफ द कंडीशन इन रूल 4 इज नॉट सेटिस्फाइड। रूल 4 की मैंने 4 कंडीशन बताई थी, वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो आप सीधा यहां 765 ले लिया उन्होंने। फिर आपका जीएवी दोनों का हायर ले लिया, ये 820 आ गया, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड लेस कर देंगे और ये दो चीजें लेस कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन का आंसर है वो आईसीआई ने दे रखा है, सिंपल, अपना भी तो वही है। देखिए अपन ने जो अभी क्वेश्चन किया वो भी तो अपन ने यही किया है, ये लो, हाँ बबुआ समझा ना सर, नवंबर दिसंबर का मिला के 7 महीना होगा ना, यस 9 महीना होगा ना। अरे यार देवेश लड्डा, तो रिसीवेबल में आएगा ना वो,
क्या बोले यार बच्चों को, मतलब सच्ची है ना, कभी कभी मतलब एक तो पढ़ते नहीं है ढंग से, फिर वापस पूछते हैं कि इसमें आपने 9 महीने का क्यों लिया। एक बात बता मुझे, 85,000 पर मंथ है अप्रैल से लेके दिसंबर तक का रेंट, और उसमें से 2 महीने का नहीं आया, नवंबर दिसंबर का रेंट नहीं आया। तो एक बात बता, यहां पे मैंने वही तो किया है, मैंने क्या किया, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल पूरा मिला के 9 मंथ का ले लिया, अनरियलाइज रेंट लेस नहीं किया। अगर आपको इसको और मोर एलिब्रेटेड समझना है तो आप ऐसे करिए, एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। तो देखिए 7 महीने का तो आपको रिसीव हो गया, तो आपका 85,000 मल्टीप्लाई बाय 7 महीना प्लस 85,000 मल्टीप्लाई बाय 2 महीना, और अनरियलाइज रेंट आपका कुछ भी लेस नहीं होगा क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। अब आप एक काम करेंगे कि यहाँ 85,000 मल्टीप्लाई बाय 7 महीना, तो यहाँ आएगा 595, हाँ, प्लस 85,000 मल्टीप्लाई बाय 2 महीना, 85 ही था ना पहले तो, हाँ भाई, क्या 85 मल्टीप्लाई बाय 2 170, और वो लेस तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे इसकी टोटल आप कैलसी से करेंगे क्योंकि हाथों पे भरोसा मत रखना, 765। अब सही है, अब बबुआ सही है। चलिए अब कुछ एमसीक्यूज में डाउट्स है, एमसीक्यूज के डाउट्स में फटाफट ले लेता हूं 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, 1-2 मिनट के अंदर अंदर एमसीक्यूज के डाउट ले लेता हूं। कल अपना हाउस प्रॉपर्टी का वाइंड अप कर लेंगे अपन। कौन से क्वेश्चन में डाउट है बता दीजिए मुझे, कौन से क्वेश्चन में डाउट है वो मुझे बता दीजिए। हाँ, एमसीक्यू में मुझे अब डाउट बता दीजिए फटाफट। आपका 1 से लेके 10 तक में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 18 और 27 में डाउट है, 18, 20, 24। एक बात बताइए, अच्छा सब लोगों को 18 में डाउट आ रहा है, 18, 19 में डाउट है। 18 क्या है? इफ अ सिंगल यूनिट ऑफ प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर, द एक्सपेक्टेड रेंट तो पूरे साल का लोगे ना। एक बात बताओ मुझे, अगर कोई प्रॉपर्टी है वो 6 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, 6 महीने के लिए लेट आउट थी, तो आप मुझे एक बात बताओ, लेट आउट भले एक दिन के लिए, पूरे साल के लिए लेट आउट मानना है, पूरे साल के लिए लेट आउट मानना है, तो उसके पूरे साल के लिए आप क्या मानेंगे? लेट आउट मानेंगे। पूरे साल के लिए आप एक्सपेक्टेड रेंट है वो पूरे साल का निकालेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट वगैरह आप पूरे साल का ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि मिस पल्लवी हैज लेट आउट हर ओन हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम 1 अप्रैल से 31 नवंबर तक उसने लेट आउट किया था, एंड रिसीव्ड रेंट ऑफ 72,000 फ्रॉम 1/12/2021 से लेके और 31 दिसंबर तक उसने ऑक्यूपाइड किया खुद के लिए। अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2022 तक आपको दे रखा है। तो भैया यहां पे पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, आप लेट आउट ही मानोगे पूरे साल के लिए। तो जब आप लेट आउट मानोगे तो आप एक बात बताइए, यहां म्युनिसिपल वैल्यू कितना है आपका? 80,000 म्युनिसिपल वैल्यू है। फेयर रेंट कितना है? 90,000। तो हायर कितना आया? 90,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 75,000। लोअर कितना आया? 75,000। अब एक बात बताइए, आपका यहां एक्चुअल रेंट कितना है? 72,000 दे रखा है, तो विच एवर इज हायर लेंगे हम तो 75,000। म्युनिसिपल टैक्सेस आप कितना आएगा? तो 7.950 म्युनिसिपल टैक्सेस आ गया। तो आपका यहां पे एनएवी कितना आ जाएगा आपको निकालना? अरे ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो निकालना था, यहां तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना था, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो 75 आ गया ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब इसमें क्या था इस क्वेश्चन में? आई डोंट नो, मतलब आपको डाउट इसमें कैसे आ गया? क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फेयर वैल्यू, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट हैज टू बी अपोर्शनेट। आपको कब ये अपोर्शनेट करना पड़ेगा?
When property is let out some part of the year, no. When portion of property is let out, answer is yes. Answer is yes. तो यहां 20वें का बी हो जाएगा, 20वें का बी हो जाएगा। 20वें का बी क्यों? क्योंकि अगर एक बात बताओ, आप कुछ पार्ट लेट आउट करते हो, मींस पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एरिया वाइज है, तो आपको ये म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट ये डिवाइड करने पड़ते हैं ना, तो यही तो है। उसके बाद 24 में क्या डाउट है? डिडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो, रिपेयरिंग का डिडक्शन मिलता नहीं है, मेंटेनेंस का मिलता नहीं है, कंस्ट्रक्शन का मिलता नहीं है, म्युनिसिपल टैक्सेस का मिल जाता है। आप म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन ले लेते हैं। जो म्युनिसिपल टैक्सेस है वो म्युनिसिपल टैक्सेस का आप डिडक्शन लेंगे, या म्युनिसिपल टैक्सेस का आप डिडक्शन लेंगे। बाकी एक बात बताओ, रिपेयर करवाया कुछ खर्चे का डिडक्शन थोड़ी मिलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। रिपेयर का, मेंटेनेंस का, कंस्ट्रक्शन का उसका नहीं मिलता, म्युनिसिपल टैक्स पे करते हैं उसका मिलता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा डाउट है? उसके बाद 17 फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक बात बताओ, ये तो मैं नहीं बता सकता, ये मैं बता नहीं सकता, मेरी इज्जत का मतलब फालूदा होगा अगर ये भी मैं बताने लग गया तो। आप मुझे एक बात बताइए, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में से आप हायर ले लीजिए, और जो रहता है इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। तो हायर ऑफ फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। अब एक बात बताइए, अगर ये भी मैं बताने लग जाऊं तो फिर खत्म हो गई बात, फिर मतलब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मुझे लगता है करके। ठीक है, कि अगर ये भी मैं बताने लग जाऊं लिप्सा तो फिर खत्म हो गई बात। इतना तो थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे भाई, सीए फाइनल में हो अभी आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 में डाउट है। मिस्टर बंटी, अभी है ना एमसीक्यू, ये तो बड़े इजी है। जब मैं केस सिनेरियो वाले एमसीक्यू कराऊंगा दिमाग हिल जाएगा। ठीक है, दिमाग के अंदर का सब मतलब वो क्या बोलते हैं, सब सेटिंग बिगड़ जाएगा जब बड़े बड़े एमसीक्यू आएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 27। हो सकता है किसी क्वेश्चन में मिस्टेक है तो आप बताइए, हो सकता है मिस्टेक हो सकती है किसी क्वेश्चन में, एमसीक्यू में बनाते टाइम देयर में भी मिस्टेक कुछ हो सकता है। हाँ, अब ये बोलता क्वेश्चन नंबर 19 का ए होगा ना? हाँ, ए ही होगा, 19 का ए ही है ना, 75,000। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 में डाउट है बच्चों को। मिस्टर बंटी लेट आउट हिज हाउस प्रॉपर्टी एंड रिसीव्ड 1,32,000 एज रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू 130 दे रखा है, फेयर रेंट 110 दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट 120 दे रखा है। बंटी took a loan for acquisition of this property from the Singapore and paid interest 40,000 without deduction of TDS। एक बात बताओ, इंडिया के बाहर से अगर लोन लिया, उसका इंटरेस्ट है, उस पर TDS नहीं काटा तो वो अलाउ नहीं होता। हाँ, एक बात बताओ, आपने अगर इंटरेस्ट पे किया इंडिया के बाहर, उसका TDS नहीं काटा तो इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता, ऐसा मैंने बताया था। तो ये तो अलाउ होगा ही नहीं इंटरेस्ट। तो कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल टैक्सेस अक्रूड 13,000 है बट पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000, तो आप 10,000 लेस कर दीजिए। तो बड़ा ही सिंपल था, इसमें भी आपको कुछ ऐसा था नहीं करके। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल दी है। तो आप एक काम करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बेटा म्युनिसिपल वैल्यू 130 है, फेयर रेंट 110 है तो 130 ले लीजिए, स्टैंडर्ड रेंट 120 ले लीजिए, लेट आउट द प्रॉपर्टी रेंट रिसीव्ड 132 है तो 132 आपका बन जाएगा जीएबी। हाँ भाई, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस कितना लेस होगा, 10,000, तो आपका एनएवी कितना बन जाएगा, आपका 122, और माइनस आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना रहेगा, 30%। तो बबुआ यहां पे 122 माइनस 30% कर दीजिए तो 85,400 आएगा। हाँ भाई, और इंटरेस्ट तो लेस होगा ही नहीं, तो 85,400 सी आंसर रहेगा 27 का। चलिए, और तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क में थे ही नहीं, चलिए, तो अब आप आज होमवर्क में लिखेंगे, आज क्वेश्चन आप होमवर्क में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क में लिखेंगे। क्वेश्चन 15 होमवर्क में लिखेंगे। अच्छा, दूसरा कलर यूज करता हूं, नहीं तो क्या होगा ना, बोलेंगे नहीं अब वापस कल भी डाउट वही वाला लेके आएंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क में लिखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 भी होमवर्क में लिख लेना, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी कुछ करके आएंगे आप कल तो अपन पूरा कर लेंगे टॉपिक को। क्वेश्चन आज आप करके आएंगे, ट्राई करेंगे, कल मैं आपको चाहिए तो मैं आपको क्लास में डिस्कस करूंगा, बट आप ट्राई करके आएंगे प्लीज। हाँ, सत्रह 18 आप रीड करके आएंगे, रीड करके आएंगे, करने की कोशिश मत करना, सिर्फ रीड करके आएंगे। उसके बाद यहां से तो सब क्वेश्चन हो गए रे, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 जो था, हाँ बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो रीड करके आएंगे, आप सब रीड करके आइए, कल मैं करा दूंगा। स्टार्टिंग में मेरे को लगता है आधे लेक्चर में कल अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा, कल मैं आधा लेक्चर लूंगा और आधे लेक्चर में आपका टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। सर ऐसा दे दो जो हम नहीं कर पाए, तो सब कर लो, ट्राई, बाकी बचे वो ट्राई कर लो, जो बाकी बचे हैं वो ट्राई कर लीजिए, ठीक है। ऐसा दे दो जो हमसे ना हो पाए, तो जो बाकी बचे वो ट्राई कर लो, ट्राई करके देख लो करके, ठीक है। और आज आप चाहे तो मोबाइल आईसीआई का मॉड्यूल को गो थ्रू कर सकते हैं, आपके सब क्वेश्चन मैंने करा दिए, ऑलमोस्ट क्वेश्चन, एक आधा कुछ अलग बचा होगा तो मैं कल बता दूंगा, बट रहेगा नहीं ऐसा। तो कल अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, कल अपन इस टॉपिक को फाइंड अप करेंगे, कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। होमवर्क में क्वेश्चन में कोई नहीं है, एमसीक्यू में होमवर्क है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ आपको बोला है सिर्फ आप रीड करके आइए। इसके बाद कौन सा टॉपिक चालू करेंगे, चलो देखेंगे, मोस्टली कैपिटल गेन चालू करेंगे अपन, देखते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल।